Namaste and welcome to very first lecture of our general pathology series, especially designed for BMS student. I am Ayush Parikh, and in this series we will explore the core concept of Rog Nidan, understand the causes of disease, process of disease, effect of disease, and its interpretation in biomedical perspective. इस जनरल पैथोलॉजी सीरीज के अंदर हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा सेल्यूलर एडेप्टेशन। तो जो पहला टॉपिक है हम उसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सेल्यूलर एडेप्टेशन। तो अगर मैं जनरल उसकी डेफिनेशन बोलूँ सेल्यूलर एडेप्टेशन की, सो दिस मीन्स कि हाउ द सेल एडजस्ट और चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरह की हमें सिचुएशन मिल रही है और उस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए हमारा सेल किन चेंजेस को अपने अंदर लाता है, वही सेलुलर एडेप्टेशन है। इनफैक्ट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सेल एडेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेस और अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। हम जनरल डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो जब हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तब हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है। तो क्योंकि रेगुलर वर्कआउट करते हैं हमें लोड ज़्यादा उठाना पड़ता है, तो इसलिए लोड को कैरी ऑन करने के लिए, लोड को अच्छे से कैरी करने के लिए हमारे जो मसल्स होती है उनकी ग्रोथ बढ़ती है और उनके सेल्स का साइज़ भी बढ़ता है। वहीं जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमारे सेल्स का नंबर बढ़ता है। तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड जो है हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उनको सप्लाई की जाए। वहीं जब फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं या फिर लैक्टेशन पीरियड की ओर होती हैं तब उनकी ब्रेस्ट में हमें इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है जनरली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस कर सके। तो जब हम बात करते हैं हमारे सेल्यूलर एडेप्टेशन की, तो हमें 4 तरह के एडेप्टेशन वहाँ पर जनरली देखने को मिलता है। सबसे पहला हमारा होता है हाइपरप्लेजिया, फिर होता है हमारा हाइपरट्रॉफी, फिर मेटाप्लेजिया और एट्रोफी। कितने टोटल 4, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। अगर जनरल लैंग्वेज में, अगर इजी लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहूँ तो जब सेल्स का नंबर बढ़ाना होता है तब हम हाइपरप्लेजिया वर्ड यूज़ करते हैं। जब हमें नंबर की जगह साइज़ बढ़ानी होती है सेल्स की तब हम हाइपरट्रॉफी वर्ड यूज़ करते हैं। जब साइज़ रिड्यूस करनी होगी तब हम एट्रोफी वर्ड यूज़ करेंगे। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें सेल का शेप चेंज करना हो, यानी कि एक सेल से हमें दूसरे सेल की ओर कन्वर्ट करना हो या एक सेल से दूसरा सेल बनाना हो जब बॉडी को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस सिचुएशन, उस सिचुएशन को हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस मीम कि जब हमारा ये जो सेल है जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको हमने हाइपरप्लेजिया कहा है। जहाँ हमारी साइज़ डिक्रीज़ हुई है हमने उन सिचुएशन में उसे एट्रोफी कहा है। और जब हमने उस सेल को चेंज कर दिया, देख सकते हो आप यहाँ पर ये जो कुत्ता है ये ऑलमोस्ट टर्टल शेप का दिख रहा है, यानी कि सेल ही चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को हम मेटाप्लेजिया नाम से जानते हैं। सेल्यूलर एडेप्टेशन के पहले टॉपिक की ओर अब हम बढ़ते हैं, जो कि है हमारा हाइपरप्लेजिया। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज और प्लेजिया का मतलब होता है सेल डिवीजन। इन शॉर्ट इट इज़ एन इंक्रीज इन सेल डिवीजन। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, एक एग्जांपल लेकर अगर हम हाइपरप्लेजिया के कंसेप्ट को समझने का कोशिश करें, तो अगर हम एक कंसेप्ट लेते हैं फिजियोलॉजिकल, जहाँ पर हमें बॉडी में डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है, और एक हो जाता है हमारा पैथोलॉजिकल। तो पहले हम फिजियोलॉजिकल की ओर बढ़ते हैं। तो जनरली जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहले जो हार्मोन आता है वो होता है हमारा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम होता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल, यानी कि एंडोमेट्रियल की थिकनिंग करता है। अगर यही एंडोमेट्रियल की थिकनिंग के समय जो ईस्ट्रोजन है वो बनता ही रहे तो क्या एंडोमेट्रियल की जो लेयर है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल डिवीजन को ही हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने बोल दिया उसको इट इज़ एन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, बट इट इज़ फिजियोलॉजिकल राइट नाउ। बट जब हम जैसे ही पैथोलॉजिकल कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हाइपरप्लेजिया में, पैथोलॉजिकली हम बात करते हैं कि पैथोलॉजिकली क्या हो सकता है हाइपरप्लेजिया में,
तो अगर मान लीजिए किसी भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या फिर किसी भी, या तो हमारे पिट्यूटरी डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। पिट्यूटरी डिसबैलेंस होने की वजह से हमारी जो एफएसएच है वो ज़्यादा रिलीज़ होते ही रहे, एफएसएच रिलीज़ होता रहेगा तो क्या ईस्ट्रोजन रिलीज़ होता रहेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज़ होता ही रहेगा। तो एक तो क्या है कि ईस्ट्रोजन अगर रिलीज़ होना बंद नहीं होगा तो क्या ओव्यूलेशन भी होना के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एनोव्यूलेशन की कंडीशन बढ़ जाएगी। ईस्ट्रोजन अगर परसिस्ट रहता है तो ओबेसिटी, पीसीओएस और ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर की कंडीशन भी आ सकती है। देखिए ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर की कंडीशन कैसे है, और हमें ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको ट्यूमर का कंसेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से हमारी बॉडी में कैंसर फैलता है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन जहाँ पर हमारे सेल का डिवीज़न होता ही रहता है, बार बार सेल को डिवीज़न में जाना ही पड़ता है, बार बार सेल को एडेप्ट करना पड़ता है, तो ऐसा होने के चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं उसके डीएनए में म्यूटेशन आ जाए, क्योंकि बार बार उसे क्विकली बिल्कुल थोड़ा सा वो बनता है सेल, फिर उसके बाद वापस बनने लगता है, फिर उसके और डिवीज़न होंगे, फिर उसके और डिवीज़न होंगे। तो डिवीज़न करते करते टाइम कहीं तो उसके मैकेनिज़्म में कुछ तो चेंजेस आएगा उसके डीएनए में, जहाँ उसके डीएनए में चेंजेस आया वहीं से उसके अंदर म्यूटेशन चालू हुआ, और जहाँ म्यूटेशन आया वहीं से वो कैंसर की ओर बढ़ गया। तो क्या वो सेल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, यानी कि अब उसको क्या मेनोरोजिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अब उसको ब्लीडिंग इंक्रीज होने लगेगी। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो परसिस्ट ईस्ट्रोजन का सबसे बड़ा का जो कॉम्प्लिकेशंस हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है वो होता है ओबेसिटी। अगर ये ईस्ट्रोजन कई सालों तक या कई सब लंबे समय तक फीमेल की बॉडी में टिकता रहा, फिर वही है कि अगर बार बार अगर ये ईस्ट्रोजन टिकता रहा तो ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी से और ईस्ट्रोजन रिलीज होता रहेगा, क्योंकि ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स में हमारा ईस्ट्रोजन आएगा, तो क्या ईस्ट्रोजन का अमाउंट और बढ़ेगा, और ईस्ट्रोजन के अमाउंट और बढ़ने से और ज़्यादा परसिस्ट ईस्ट्रोजन बनेगा, और एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा यानी कि कैंसर की ओर वो फीमेल बढ़ जाएगी। अब हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ स्लाइड्स से रिलेटेड। स्लाइड्स में हमें जनरली कलर्स देखने को मिलते हैं, कलर्स ही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले कलर्स की कंफ्यूजन दूर करना ही हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो थंब रूल्स फॉर एनी पैथोलॉजिकल इमेजेस की अगर मैं बात करूँ तो जो ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है किसी भी पैथोलॉजिकल स्लाइड के अंदर, वो जो ब्लू कलर होता है वो होता है ये सब न्यूक्लिक एसिड का कलर। ब्लू इज़ फॉर न्यूक्लिक एसिड, आप इसको बिल्कुल दिमाग में बसा के चलिए। फिर उसके बाद जो पिंक कलर हमें देखने को मिलता है, ये जो पिंक कलर है ये रेस्ट ऑफ द कलर, रेस्ट यानी कि सेल्स के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म और प्रोटीन्स भरा पड़ा होगा वो सब पिंक कलर का देखने को मिलेगा, यानी कि पिंक कलर को आप प्रोटीन या साइटोप्लाज्म से कंक्लूड करके ही चलिए। फिर जितना भी क्लियर एरिया आपको स्लाइड के अंदर दिखेगा ये पूरा क्लियर एरिया जो रहेगा फैट का रहेगा। जितना भी फैट आपको स्लाइड के अंदर दिखेगा, जैसे कि ये एरिया आपको क्लियर दिख रहा है, ये एरिया आपको क्लियर दिख रहा है, इसके अंदर ये एरिया आपको क्लियर दिख रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये सब फैट है। ये जो पिंकिश सा जितना भी आपको कलर दिख रहा है ये सब आपके प्रोटीन और साइटोप्लाज्म है। वहीं अगर मैं इनको जूम आउट करके देखूँ या जूम इन करके देखूँगा और इसके अंदर जो भी मुझे ये ब्लू कलर देखने को मिलेगा ये सब कुछ हमारा न्यूक्लिक एसिड है। तो जब हम हाइपरप्लेजिया के अंदर आते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर सेल्स का डिवीज़न बढ़ जाता है, सेल्स का जो नंबर है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं ये फिजियोलॉजिकल स्लाइड देखूं तो यहाँ पर हमें जब मैं ग्लैंड्स यानी कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको जितना भी क्लियर एरिया, ये सब हमारे ग्लैंड्स हैं। तो ये जो ग्लैंड्स आपको देखने को मिल रहा है और ये अंदर का जो टिश्यू है ये हमारा स्ट्रोमा है। तो ग्लैंड और स्ट्रोमा का रेशियो ऑलमोस्ट हमें बराबर देखने को मिल रहा है अगर हम इस सर्कल पे अगर फोकस करें तो ये फिजियोलॉजिकल है। पर वहीं जब हम पैथोलॉजिकल यानी कि यहाँ पर सेल डिवीजन अब बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है बहुत लंबे समय से बना हुआ है, ईस्ट्रोजन बहुत लंबे से बना हुआ है, तो एंडोमेट्रियल जो प्रोलिफरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड देखने को मिल रहा है यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वहीं अगर मैं ग्लैंड्स और स्ट्रोमा का रेशियो देखूँ तो यहाँ पर ग्लैंड्स आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ग्लैंड्स का नंबर कितना ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
और ये स्ट्रोमा वाला पार्ट कितना कम देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा और ये ग्लैंड्स, ये भी हमारा ग्लैंड्स है, ये भी हमारी ग्लैंड्स है, ये भी हमारी ग्लैंड्स है। तो आप खुद ही पॉइंट आउट कर सकते हो कि हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है और कितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पर हमें परसिस्ट ईस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिल रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग और फर्स्ट टॉपिक, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा हाइपरट्रॉफी। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज और ट्रॉफी का मतलब होता है साइज। तो जब हमारे सेल्स की साइज इंक्रीज हो रही होगी उस सिचुएशन को हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। तो इन शॉर्ट हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन सेल साइज। ठीक है, तो जब भी सेल की साइज बढ़ रही है तब उसको हाइपरट्रॉफी कहेंगे। हाइपरट्रॉफी में ध्यान रखा जाए कि हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज बढ़ती है, सेल का डिवीजन या सेल के नंबर्स इंक्रीज नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपसे अब इस लाइन पे फोकस करिए, यहाँ पर लिखा है कि हाइपरट्रॉफी डज नॉट कॉजेज कैंसर। तो जब भी हम सेल का साइज इंक्रीज करते हैं तो उसमें डीएनए में कभी रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं देखने को मिलेगा तो डीएनए में म्यूटेशन होने के चांसेस कम होंगे। अगर म्यूटेशन के चांसेस ही कम है या म्यूटेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। इसलिए हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में हमें कैंसर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम बोलते हैं कि हाइपरट्रॉफी, अब हाइपरट्रॉफी कैसे हो रही है सेल्स की, तो जो भी सेल्स को हमारा अपना साइज बढ़ाना होता है तब हाइपरट्रॉफिक सेल्स जो होता है वो अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करता है। नॉर्मल सेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना mRNA बढ़ाएगा, mRNA से प्रोटीन कन्वर्ट करेगा और प्रोटीन जितना ज़्यादा बनता जाएगा सेल के अंदर उसकी साइज़ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जनरली आप ये देख सकते हो एक पिक्टोरियल डायग्राम्स के थ्रू कि एक हमारा नॉर्मल साइज़ के सेल्स हमने दिखा रखे हैं यहाँ पर कि नॉर्मल साइज़ में सेल कैसा होता है। और क्योंकि अब इस सेल ने अपने अंदर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन, यानी कि इसने अपना इससे और इसका एक बार आप प्रोटीन का रेशियो चेक करिए, क्या प्रोटीन के रेशियो में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए ये पिंक कलर इसका और इसके पिंक कलर, देखिए बहुत ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सेल जो है इन्होंने अपनी साइज को इंक्रीज करा है। ठीक है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन साइज हियर, सो दैट इज व्हाई दिस सेल्स कुड बी नोन एज हाइपरट्रॉफिक सेल्स। अगर इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो अगर अब वही हमने जैसे पहले एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल एग्जांपल लिया था, तो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल में ऐसा होता है कि जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो मसल्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे बाइसेप्स बनने लगे हैं, हमारी ट्राइसेप्स बनने लगी है, हमारा चेस्ट बनने लगा है। दीज आर ऑल हाइपरट्रॉफी कंडीशन। पर अब हम पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पैथोलॉजिकल कॉज में क्या होता है कि जो, हाँ, अगर हम एग्जांपल लें हमारी कार्डियक मसल्स का, तो हमारा जो हार्ट होता है वो दो फोर्सेस के अगेंस्ट जो है जनरली वर्क करता हुआ हमें देखने को मिलता है। पहला तो होता है हमारा प्री लोड होता है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से, और दूसरा होता है हमारा आफ्टर लोड होता है हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से। तो पहले तो हमें प्री लोड यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम समझ में आए और फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस समझ में आए। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि मान लीजिए आपके हार्ट में जो ब्लड बचता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्या कहते हैं हार्ट, जब वो हार्ट जो है सिस्टोल होता है, और जनरली इसका जो वेंट्रिकल होता है वो सिस्टोलिक कंडीशन से निकलता है, फिर सिस्टोल होने के बाद उसमें जितना ब्लड बचता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन तो उसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ ब्लड जो बचता है इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ हार्ट उसको भी हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। वहीं अगर हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की ओर बात करें तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो हमारी आर्टरीज के चारों ओर लगने वाला रेजिस्टेंस होता है, या लगने वाला प्रेशर जो होता है उसी को हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं।
तो अगर मैं हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल की ओर अगर आपसे बात करूं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या सिचुएशन होगी, तो मान लीजिए कि आपके हार्ट में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है आपके हार्ट में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर मान लीजिए हर हार्ट बीट होने के बाद जैसे ही हार्ट बीट होता है उसके बाद कुछ इतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है आपके हार्ट में ऑलमोस्ट बच जाता है एज एन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जो अगला ब्लड उसको अंदर डालना होगा तो वो जितना ब्लड डालना उतना डालेगा, उसके बाद जो बचा हुआ ब्लड रहेगा वो क्या पीछे की ओर बैक फ्लो करने लगेगा। बैक फ्लो करने की वजह से इस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर हमें एओर्टिक रीगर्जिटेशन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। रीगर्जिटेशन मतलब होता है बैक फ्लो। तो यहाँ पर क्या पहले से ही हमारे पास ब्लड भरा हुआ है, अब हम और ब्लड इसके अंदर डालेंगे तो ब्लड क्या भरा भरा कर क्या बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में क्या एओर्टिक रीगर्जिटेशन की प्रोसेस या एओर्टिक रीगर्जिटेशन की सिचुएशन हमें देखने को मिली। अब होगा क्या इस एओर्टिक रीगर्जिटेशन में कि जैसे ही ये ब्लड इसके अंदर भराता जा रहा है तो ये जो प्रेशर ऑलमोस्ट जो इसका ज़्यादा प्रेशर लगेगा वो लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, ये नीचे की ओर इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा स्ट्रेस हार्ट को कहाँ पर वेंट्रिकल के एपेक्स में देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हार्ट की जो ये लोअर मसल्स आपको दिख रही है यहाँ पर, लोअर एंड ऑफ ये जो आपको मसल्स दिख रही है यहाँ पर, ये मसल्स नॉर्मल हार्ट के कंपेरिजन में देखिए कितनी इंक्रीज हो गई है। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पर हार्ट, जैसा हार्ट पहले होना था उससे ज़्यादा बड़ा अब हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं एक और सिचुएशन होती है जहाँ पर हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बात करते हैं। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे हार्ट को हम टॉप व्यू से देख रहे हैं और इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वली लग रहा है सारी जितनी भी हमारी हार्ट की मसल्स हैं उन पर, यानी कि कोसेंट्रिक प्रेशर लग रहा है। तो यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब इस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए हार्ट अपने अंदर की लेयर को थिक कर लेता है। तो ये अंदर की लेयर आपको थिकनेस देखने को आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा थिक हो गया है। तो इसके अंदर हार्ट के अंदर का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए आप कि कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर हार्ट की जो वॉल्स हैं वो। तो इस सिचुएशन क्योंकि अब यहाँ पर जो इंक्रीज़ आपको दिख रहा है वो जो हार्ट की मसल जो इंक्रीज़ हो रही है वो टूवर्ड्स सेंटर की ओर इंक्रीज़ हो रही है। एक बार बोल रहा हूँ, हार्ट की मसल्स टूवर्ड सेंटर लग रही है, टूवर्ड सेंटर ग्रो हो रही है। जो रेजिस्टेंस है वो तो सेंटर के बाहर ही या सेंटर से दूर ही लग रहा है। तो दोनों ऑपोजिट ग्रोथ करी है मसल्स ने यहाँ पर। वहीं अगर मैं आपको इस सिचुएशन में बात करूँ तो इसमें प्रेशर हमें नीचे की ओर लगने को मिल रहा था। इस सिचुएशन में इसका एपेक्स जो है उसका साइज इंक्रीज हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब किसी भी पैथोलॉजिकल सिचुएशन में हम देखते हैं कि भाई हमें स्लाइड तो देखना बनता ही है। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल मसल की स्लाइड यहाँ पर दिखा रहा हूँ और एक आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा पैथोलॉजिकल, जो कि हमारे हाइपरट्रॉफिक मसल्स जो होती हैं, नॉट पैथोलॉजिकल बट हाइपरट्रॉफिकल मसल, जो भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कैसी दिखेगी और जनरली हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कैसी मसल हमें देखने को मिलेगी। तो जो नॉर्मल मसल होंगी उसमें आप देखिए ये जो स्पिंडल फाइबर है कितने छोटे छोटे हैं यहाँ पर। अब जनरली स्पिंडल फाइबर को हम ऐसे चेक नहीं करते, स्पिंडल फाइबर को हम चेक करते हैं उसके न्यूक्लियस के साइज़ को देख के। तो न्यूक्लियस यहाँ पर डॉट डॉट देखने को मिल रहा है, देखिए ये डॉट, ये भी डॉट सही देखने को मिल रहा है, ये भी हमें डॉट सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट में हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है यानी कि यहाँ पर सेल की साइज़ छोटी है। वहीं अगर मैं हाइपरट्रॉफिक में आ जाऊँ तो यहाँ पर जो हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है ये इलोंगेटेड है। और ये स्पिंडल फाइबर को भी आप चेक करें तो ये देखिए कितनी लेंथ आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं इसकी। यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से इस इंसान की जो मसल्स हैं वो उनकी जो साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो गया है। और हालांकि हमने स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा है और इलोंगेटेड न्यूक्लियस का शेप भी यहाँ पर हमें हाइपरट्रॉफिक मसल्स के बारे में बता रहा है।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड टॉपिक विच इज़ मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया को अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको डिफ़ाइन करूँ तो वो होता है कि चेंज इन वन एडल्ट एपिथीलियम टू अनदर एडल्ट एपिथीलियम। यानी कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पर एक एपिथीलियम उस स्ट्रेस को अगर झेल नहीं पाता है तो वो दूसरे एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे फॉर्म ऑफ एपिथीलियम में कन्वर्ट होता है जो कि उस सिचुएशन को कोप अप कर सके। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम वन एपिथीलियम टू अनदर। तो अगर मैं आपको ऐसे तो डायरेक्ट समझ में आएगा नहीं, अब मैं आपको दो एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली सिचुएशन हमारे आगे जो होती है वो होती है बेरेट ईसोफेगस। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा HCl का सिक्रीशन होने लगता है, साथ में या फिर कार्डियक स्फिंक्टर जो है आपका वो भी कहीं ना कहीं अपने कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को जो है लूज़ कर देता है, तब यहाँ का जो हमारे जो स्टमक है, स्टमक का जो HCl है वो ईसोफेगस के कांटेक्ट में आने लगता है। हमें पता है कि HCl हाईली एसिडिक है, जैसे ही वो ईसोफेगस के कांटेक्ट में आएगा क्या वो ईसोफेगस को जलाने लगेगा। अब यहाँ पर क्योंकि अब ईसोफेगस जलने लगी है, सेल अब बार बार जल रहा है, तो अब वो चाहेगा कि मैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊँ जो कि इस जो हमारा HCl ऊपर की ओर आ रहा है उससे मैं कोप अप कर सकूँ, राइट। तो कोप अप करने के लिए क्या करता है कि इस सिचुएशन में जो हमारे हमारे स्टमक में क्या होता है कि नॉर्मली HCl से बचने के लिए कोलमनार सेल्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, और वो कोलमनार सेल क्या करते हैं हमारे एक तो बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करते हैं, साथ में म्यूसिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट और म्यूसिन ये दोनों मिलके HCl से स्टमक को बचा रहे हैं। और वहीं हमारे जब हम ईसोफेगस पे आते हैं तो ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है अंदर की वो स्क्वेमस सेल्स के थ्रू होती है। तो अब ये स्क्वेमस सेल जो हैं वो कोलमनार सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारे इतने ईसोफेगस के जो ईसोफेगस का वो पोर्शन विच इज़ नियर टू स्टमक वो अब कोलमनार में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, अगर ये कोलमनार में कन्वर्ट होगा तो एक बार आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए ये हमारी एक पिक्चर दे रखी है हमने ईसोफेगस की। ईसोफेगस में ये जो पिंकिश एरिया दिख रहा है दीज आर आवर स्क्वेमस सेल, और ये जो आपको रेड कलर का जो एरिया दिख रहा है दीज आर कोलमनार सेल। देखिए कोलमनार सेल ऐसा लग रहा है आपको जैसे किसी ने थोड़ा सा रेड कलर का वेलवेट इसके ऊपर चिपका दिया हो ईसोफेगस के ऊपर। एक ये भी आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है कि यहाँ का सेल आपको ये वाला जो पोर्शन है ऐसा लग रहा है जब भी हम पानी किसी भी कलर के ऊपर डालते हैं तो थोड़ा सा निखर के आता है, तो वहीं पिंक कलर थोड़ा सा हमें निखर के आ रहा है, यानी कि यहाँ पर म्यूसिन का प्रोडक्शन हो रहा है इतने एरियाज़ के अंदर। ये देख सकते हो आप, ये म्यूसिन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और म्यूसिन यहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि म्यूसिन का प्रोडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये म्यूसिन का प्रोडक्शन हमें ये बताता है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ईसोफेगस वाला जो पोर्शन है हमारा ये कहीं ना कहीं HCl के कांटेक्ट में आ रहा है, और उसकी वजह से यहाँ का जो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो थे वो अब कोलमनार एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं टू कोप अप द सिचुएशन। अच्छा, अगर बार बार यही होता रहा कि बार बार क्या कहते हैं HCl का प्रोडक्ट HCl ऊपर होता ही रहा, बार बार वो जो स्क्वेमस सेल है वो बार बार कोलमनार सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर से वही सिचुएशन होगी कि बार बार सेल का डिवीज़न होगा। तो क्या एक बार सिचुएशन ऐसी आएगी जब DNA में कहीं ना कहीं बनने में गड़बड़ होगी। अब DNA में बनने गड़बड़ होती है तब वहाँ पर म्यूटेशन आता है, और म्यूटेशन आने की वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो इन GERD परसिस्ट फॉर ईयर्स, अगर कई सालों तक अगर यही सिचुएशन हमारे बेरेट ईसोफेगस वाली जो सिचुएशन है वो बनती रहेगी तो एक कहीं ना कहीं ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा यानी कि कैंसर की सिचुएशन वहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और अब ये जो हमारा बेरेट ईसोफेगस है इट इज़ एन टाइप ऑफ GERD। GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स।
ठीक है, तो उसी के अंदर बेरेट ईसोफेगस आता है, और बेरेट ईसोफेगस में हमें इतना समझ में आ चुका है कि इसके अंदर ईसोफेगस का स्क्वेमस कोलमनार में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो अपने आप को या स्टमक के HCl से अपने आप को बचा सके। दूसरी सिचुएशन अब हम लेते हैं जो कि हमारे आसपास जितने भी स्मोकर्स होते हैं, वो जब भी स्मोक करते हैं तो क्या उसका जो स्मोक होता है वो हमारे एपिथीलियम, लंग्स के एपिथीलियम में जाता है। एल्विलाई के अंदर जो हमारे एपिथीलियम होते हैं वो होते हैं हमारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथीलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार क्या होते हैं? दीज आर वेरी सेंसिटिव टू व्हाट? वेरी सेंसिटिव टू स्मोक। तो जैसे ही स्मोक हमारी एपिथीलियम की ओर पहुंचा तो क्या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो जब भी स्ट्रेस हमारी बॉडी पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंपनसेट कर ही लेता है। तो इस सिचुएशन में कंपनसेट कैसे करें? तो इस सिचुएशन में जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथीलियम टिश्यू जो हमारे अंदर था वो कन्वर्ट हो जाता है स्क्वेमस एपिथीलियम के अंदर, क्योंकि स्क्वेमस एपिथीलियम की स्मोक रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने इतना देखा कि बेरेट ईसोफेगस में जो हमें मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्क्वेमस और कोलमनार के अंदर। वहीं स्मोकिंग इंड्यूस जो हमें मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार और स्क्वेमस एपिथीलियम के अंदर। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ एट्रोफी। दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ। इस एट्रोफी के अंदर क्या होता है कि सेल का साइज़ का भी रिडक्शन होता है, साथ में उसके नंबर में भी हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ों में अपन को घटाव देखने को मिलता है, यानी कि साइज़ भी डिक्रीज़ हो रही है, साथ में जो सेल्स हैं उनके नंबर भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। और एट्रोफी के बारे में अगर मैं जनरल बात बताऊं तो जनरली एट्रोफी जो होता है वो ग्रॉस टर्म होती है, यानी कि हम किसी ऑर्गन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो जैसे किसी की एक किडनी नॉर्मल साइज़ की है, एक किडनी छोटी है, तो जो छोटी किडनी है उसको हम बोलते हैं कि वो किडनी जो है वो एट्रोफिक है। ठीक है, तो जो छोटे साइज़ के ऑर्गन्स होते हैं, नॉर्मल से जो साइज़ से छोटे हो जाते हैं, उनको एट्रोफिक बोला जाता है। ठीक है, तो अब एट्रोफी कब हमको देखने को मिलेगी? अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एट्रोफी क्या होता है कि जब भी किसी भी एक तो एट्रोफी जो होती है जो कि हमें बर्थ से ही देखने को मिलेगी, राइट। अब एक एट्रोफी क्या होती है कि जब हमें किसी भी सेल्स या ऑर्गन की डिमांड किसी तरीके से कम हो जाती है या फिर उसके ऊपर वर्कलोड कम हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही वर्कलोड कम होगा या रिक्वायरमेंट उस सेल की कम होगी तो उस सेल्स के जो लाइसोसोम्स जो होंगे वो उस सेल्स के जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सबको वो खाना लग जाएगा। जैसे ही सेल ऑर्गेनल खाने लग जाएंगे तो सेल के अपने आप साइज़ में डिक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाएगा। साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा, सब कुछ उसके अंदर घटने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्टोरियल है, ये नॉर्मल अपन को सेल और उसके अंदर ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं। जैसे ही इसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ दी सेल है वो रिड्यूस होने लगी तो वहाँ के लाइसोजाइम्स उसको खाने लगे और उसके जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो सब रिड्यूस्ड हो गए हैं और सेल जो है अब एट्रोफाइड या एट्रोफिक हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि अगर हम ब्लड की रिक्वायरमेंट देखें तो कब एट्रोफिक होंगे, तो जब इस्चीमिया एक कंडीशन होती है। इस्चीमिया क्या होता है? जहाँ पर ब्लड प्रॉपर अमाउंट में पहुँच नहीं पाता है। रिडक्शन इन ब्लड फ्लो इज़ नोन एज इस्चीमिया। तो जिस पोर्शन में इस्चीमिया यानी कि ब्लड प्रॉपर जाएगा नहीं तो उस ऑर्गन में न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं पहुँचेगा। न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा तो वो धीरे धीरे उस सेल्स की रिक्वायरमेंट भी कम होने लगेंगी और धीरे धीरे उसको लाइसोसोम्स खाने लगेंगे और फिर से रिड्यूस्ड सेल ऑर्गेनल्स में वो दिखने लगेगा। दूसरा एग्जांपल है कि जब वहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी पैम्स होती हैं, ठीक है, तो पैम वाली सिचुएशंस में क्या होता है कि हमें जितना प्रोटीन मिलना चाहिए उतना प्रोटीन मिल नहीं पाता। अगर उतना प्रोटीन मिल नहीं पाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी जो मसल्स होती है वो सब श्रंक होने लग जाती हैं। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन क्या हो गई हमारी पैम के अंदर हम देखते हैं कि उसका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो सब कम हो जाता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल क्वाशियोरकर और मेरस्मस। ठीक है, दूसरा पोर्शन होता है डीनर्वेशन। जब भी हमारी नर्व में किसी भी तरह की चोट लग जाती है
ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि नर्व जो है वहाँ की अपने आप एट्रोफाइड यानी कि कम या डैमेज होने लग जाती हैं, फिर अपना स्टिमुलस खोने लग जाती हैं। चौथा एग्जांपल हम यहाँ पे मूवमेंट का ले सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए किसी की अभी अभी नी सर्जरी हुई है। नी सर्जरी हुई है तो क्या उसके नी सर्जरी में नी केप लगा होगा, ठीक है, साथ में बहुत सारी रॉड्स वगैरह भी लगे होंगे, प्लास्टर भी चढ़ा होगा। तो बहुत टाइम तक क्या है उसने अपना मूवमेंट करा नहीं उस पैर का, ठीक है। तो मान लीजिए वो 4, 5, 6, 7 महीने बाद अब वो चलने के काबिल हो पाया, पूरा हील हो गया। तो अब जब आप उसके पैरों में डिफरेंस देखोगे तो मान लीजिए अगर उसके लेफ़्ट लेग में सर्जरी हुई हो तो उसका लेफ़्ट लेग राइट लेग के मुकाबले श्रंकन दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि उससे लेग की रिक्वायरमेंट कम हो गई। लेग की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो उस लेग की थिकनेस भी हमें कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हैं हम जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है, मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि ईस्ट्रोजन मिलता नहीं है। ईस्ट्रोजन अगर उसको मिलेगा नहीं तो अपने आप एंडोमेट्रियम जो है जितना होना चाहिए, थिक होना चाहिए, उससे नॉर्मली थिन साइड पे हमें देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल है जो कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होता है। इसके स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे आप ब्रेन ले लीजिए। ब्रेन में हमें किसी तरह का ट्यूमर हुआ तो उस ट्यूमर में हमें पता है कि नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम वहाँ से नहीं होती जहाँ पर ट्यूमर है। असल में वो जो ट्यूमर है वो अपने आसपास के जो दूसरे जो सेल्स हैं उनको दबाने लगता है, ठीक है ना। उनको दबाने लगता है तो दूसरे जो सेल्स हैं ना वो अपने आप नष्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको वर्निक्स एरिया में किसी तरीके से अगर ट्यूमर हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया, तो फ्रंटल जो आपके नर्व्स हैं उनको दबाने लगेगा वहाँ पर, क्योंकि अब चीज़ें कम पहुँचने लगेंगी, सिग्नल्स कम पहुँचने लगेंगे, कंप्रेस्ड होने लगेगा, तो अपने आप वो डीनर्वेशन या फिर एट्रोफी की ओर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा एट्रोफी था। हमने जो चारों टॉपिक हैं सेलुलर एडेप्टेशन के, वो ऑलमोस्ट हमने अब यहाँ पर कवर कर लिए हैं, जो कि अब हमने चारों टाइप के सेलुलर एडेप्टेशन को समझ लिया है। उसको अब मैं शॉर्टली आपके सामने एक समराई रख देता हूँ कि सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है। सेलुलर एडेप्टेशन किसी भी स्ट्रेस की सिचुएशन में सेल किस तरीके से कोप अप करता है उस सिचुएशन को, उसी को हम सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारे पास हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया के बाद हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के बाद में मेटाप्लेजिया, और मेटाप्लेजिया के बाद में हमें एट्रोफी देखने को मिलता है। हाइपरप्लेजिया के अंदर हमें नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं। हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मतलब साइज़, तो उसका मतलब होता है इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ सेल। मेटाप्लेजिया मतलब मेटाप्लेजिया में मेटा का मतलब होता है चेंज इन शेप ऑफ सेल या टाइप ऑफ सेल यहाँ पर बोल सकते हैं। एट्रोफी में साइज़ और नंबर दोनों का रिडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने हाइपरप्लेजिया में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में हमने एग्जांपल लिया था मेंस्ट्रुएशन और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन का। फिर यहाँ पर हमने एक स्लाइड का एग्जांपल लिया था एंडोमेट्रियम की, जहाँ पर हमने नॉर्मल स्लाइड को कंपेयर किया था पैथोलॉजिकल स्लाइड के थ्रू या फिर एक प्रोलिफरेटिव स्लाइड के थ्रू, ठीक है। फिर वहीं हम हाइपरट्रॉफी में आते हैं। हाइपरट्रॉफी में हमें पता है नंबर ऑफ सेल साइज़ जो है इसमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है। इसमें हमने एग्जांपल जो समझा था वो हमने यहाँ पर मसल फाइबर का एग्जांपल समझा था, और साथ में हमने एक कार्डियक पैथोलॉजी यहाँ पर समझी थी, जिसमें हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के थ्रू होने वाले टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया समझा था, जिसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से हमें एसेंट्रिक टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया देखने को मिला था। वहीं हमें टोटल प्रेशर रेजिस्टेंस की वजह से कोसेंट्रिक टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया हमें देखने को मिला था। फिर इसके बाद हमने स्लाइड कंपेयर करी थी। स्लाइड कंपेयर करने में हमने देखा था कि यहाँ के जो सेल मेटाप्लेजिया की कंडीशन में आ गया था उसका न्यूक्लियस हमें इलोंगेटेड दिख रहा था, और स्पिंडल फाइबर भी हमें काफ़ी हद तक इंक्रीज देखने को मिल रहे थे, क्योंकि ओवरऑल वहाँ पर प्रोडक्शन एमआरएनए की वजह से जो है हमारा प्रोटीन का प्रोडक्शन साइटोप्लाज्म में ज़्यादा हो रहा था। फिर मेटाप्लेजिया में हमने देखा था कि एक एडल्ट एपिथीलियम दूसरे एडल्ट एपिथीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल बेरेट ईसोफेगस का लिया था। बेरेट ईसोफेगस में हमने देखा था कि स्क्वेमस सेल्स जो हैं वो कोलमनार सेल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ताकि वो
बाइकार्बोनेट और म्यूसिन प्रोड्यूस कर पाएँ, जिसके कारण से वो अपने आप को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl से बचा सके। वहीं जब स्मोकिंग इंड्यूस या स्मोकिंग जो पर्सन स्मोक करता है उसके लंग्स के जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार्स थे, वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड उस सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक के रिवीजन में हमने देखा था एट्रोफी। एट्रोफी में हमने बोला था कि एक ग्रोस टर्म है, किसी भी ऑर्गन्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल दोनों डिक्रीज देखने को मिलते हैं। ओके, अब ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, पर इस लेक्चर को ख़त्म करने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे कि ये जो लेक्चर जो था, ये मेरा पहला लेक्चर है। आज तक मैंने कभी इस तरीके से रिकॉर्ड करके